In continuation to our previous lecture, 8085 माइक्रो प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर था उसका पार्ट 1 हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था. दिस इज़ द पार्ट 2. और पार्ट 1 को अगर मैं समराइज़ करूं तो मैंने आपको एक इंस्ट्रक्शन कैसे माइक्रो प्रोसेसर फैच करता है, फैच करने के बाद उसको डिकोड करता है, डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट करता है, उसके बारे में बताया था. से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको अपने मोबाइल में व्हाट्सएप है, उस व्हाट्सएप को आप अगर ओपन करना चाहते हैं, और व्हाट्सएप है क्या या कोई भी ऐप होती क्या है, वो एक प्रोग्राम है जो कि किधर सेव होता है, मेमोरी के अंदर सेव होता है. और उस प्रोग्राम के अंदर एक डेटा है, वो डेटा भी किधर सेव होता है, मेमोरी में सेव होता है. तो अगर आप व्हाट्सएप को ओपन करना चाहते हैं तो आप माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन देंगे. तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए आप क्या करोगे, उस आइकन को प्रेस करोगे. जब आप आइकन को प्रेस करते हो तो आप क्या कहते हो माइक्रो प्रोसेसर को, आप बोलते हो माइक्रो प्रोसेसर को कि आप वो मेमोरी में जाओ. एक सर्टेन लोकेशंस होंगी और हर ऐप का अपना एक अलग अलग एड्रेस होगा. उस लोकेशंस पे से इस एड्रेस पे जाके आप व्हाट्सएप को ऑन कर दो. तो इनिशियली मैंने आपको बताया था ये सब जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, वो प्रोग्राम काउंटर में होता है. प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, वो एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं. ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर प्रोग्रामर को ओपन नहीं दिए जाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करता है एड्रेस को फेच करने के लिए, एड्रेस को लोकेट करने के लिए. जैसे ही आपने व्हाट्सएप का आइकन क्लिक किया, प्रोग्राम काउंटर के पास एड्रेस पहुंच गया. वो एड्रेस कितने बिट का होता है, वो 16 बिट का एड्रेस होता है. जैसे कि मैंने आपको बताया था 16 बिट का एड्रेस, जैसे फॉर एग्जांपल 2000 लिखा हुआ है, ये एक एड्रेस है. और इस एड्रेस पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन कुछ भी हो सकती है. सिमिलरली ऐसे 2001 होगा, उस पर कोई सेकेंड इंस्ट्रक्शन होगी. सिमिलरली ऐसे 2002 होगा, ये थर्ड इंस्ट्रक्शन होगा. ऐसे करके मेमोरी में कई सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे. वो उन इंस्ट्रक्शंस पे उस ये एड्रेस है और एड्रेस के साथ ये मेमोरी में इंस्ट्रक्शन सेव है. अब इंस्ट्रक्शन में डेटा भी हो सकता है, इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है मेमोरी के अंदर. तो ये एड्रेस कितने बिट का है, ये 16 बिट का एड्रेस है. तो प्रोग्राम काउंटर जैसे ही आपने अपने व्हाट्सएप को ऑन क्लिक किया, प्रोग्राम काउंटर के पास एक सर्टेन एड्रेस पहुंच गया. सपोज वो एड्रेस है आपका 2000, तो 2000 प्रोग्राम काउंटर के पास वो एड्रेस ऑलरेडी पहुंच गया. अब माइक्रो प्रोसेसर चाहेगा कि वो एड्रेस को, उस एड्रेस पे को बताएगा मेमोरी को कि मुझे ये मेमोरी पे इस लोकेशन पे पहुंचना है. तो माइक्रो प्रोसेसर इस एड्रेस को भेजेगा मेमोरी के पास. मेमोरी के पास जो भेजेगा वो किसके थ्रू भेजेगा, बस के थ्रू भेजेगा. और वो बस कौन सी बस होगी, एड्रेस बस होगी. तो एड्रेस बस कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है. क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे 16 बिट के ही डेटा जा रहा है, ये हेक्साडेसिमल में है. अगर इसको मैं लिखूँ 2000 को, तो 16 बिट पे कैसे लिखेंगे 8421 कोड से, 0010, ये हुआ फॉर 2. इसके लिए 0000 और इसके लिए 0000. सो ऐसे करके 16 बिट का एक एड्रेस बन गया. ये एड्रेस बस हेक्साडेसिमल में हम लोग लिखते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था. वो एड्रेस बस के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर भेजता है किधर, मेमोरी के पास. मेमोरी में बहुत सारे लोकेशंस हैं, बहुत सारे लोकेशंस हैं, और हर लोकेशंस पे अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं. तो वो उन लोकेशंस में से कौन सी लोकेशन को रीड करेगा, जो प्रोग्राम काउंटर के पास है. प्रोग्राम काउंटर के पास कौन सा है, प्रोग्राम काउंटर को हमने असाइन किया 2000, तो वो 2000 के पास जाएगा और उसकी इंस्ट्रक्शन को, उस लोकेशन पे जो इंस्ट्रक्शन है उसको फैच करने की कोशिश करेगा. तो अब माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को लेना चाहेगा. तो लाने के लिए वो क्या करेगा, वो कंट्रोल बस को, एक और बस होती है, कंट्रोल बस को एक सिग्नल भेजेगा और बोलेगा कंट्रोल बस को कि आप उस इंस्ट्रक्शन को फैच करिए, लेकर आइए. जब लेकर आ रही है तो इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, रीड करेगा. लाते हैं तो रीड करते हैं, जब इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर भेजता है तो क्या करता है, राइट करता है. तो ऐसे करके दो कंट्रोल सिग्नल वो सेंड करता है, बेसिक रीड एंड राइट. तो इस केस में हम लोग को इंस्ट्रक्शन को फैच करना है, लाना है. तो लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रीड करेंगे. तो इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा विद दी हेल्प ऑफ कंट्रोल बस. वो इंस्ट्रक्शन जब रीड होगी, रीड होने के बाद वो वापस आएगा किधर, मेमोरी से. इंस्ट्रक्शन रीड होने के बाद मेमोरी से किधर जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर के पास जाएगा. तो माइक्रो प्रोसेसर के पास जो आएगा वो किसके थ्रू आएगा, वो डेटा बस के थ्रू आएगा.
जब ये डेटा बस के थ्रू इंस्ट्रक्शन आएगा तो वो इंस्ट्रक्शन आपका किधर जाएगा, रजिस्टर्स के अंदर। माइक्रो प्रोसेसर में आया तो माइक्रो प्रोसेसर में क्या ऐसे ही थोड़ी रहेगा, माइक्रो प्रोसेसर में स्पेशल पर्पस रजिस्टर है जिसका नाम है आईआर रजिस्टर। आईआर रजिस्टर के पास जब ये आएगा डेटा वहाँ पे स्टोर्ड होगा तो ये यहाँ पे एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फैचिंग का। तो इसी चीज़ को मैंने आपको बताया था। ये जो हैंड वाला आइकन है उसको आप देखिए कि इनिशियली प्रोग्राम काउंटर के पास जो एड्रेस आया वो एड्रेस उसने भेजा माइक्रो प्रोसेसर ने किधर, मेमोरी के पास। मेमोरी के पास किसके थ्रू भेजा, एड्रेस बस के थ्रू। तो ये एड्रेस बस है, ये एड्रेस बस आके जो कि 16 बिट का है, 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर है, यानी 16 लाइंस आ रही होंगी, उसमें 16 लाइंस में अलग अलग 1 zeros होंगे, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए। 8 पार्ट इस एड्रेस बफर को मिले, 8 लाइंस इस एड्रेस और डेटा बफर को मिले। तो डेटा भी लिखा हुआ है, एड्रेस भी लिखा हुआ है। इसको हम देखते हैं डेटा क्यों बोलते हैं आगे, ये भी पता चल जाएगा। तो ये 8 जब होंगे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, AD 0 से AD 7 तक, मतलब 0 से 7 तक को 8 एड्रेस लाइन बोल दी, 8 से 15 तक 8 एड्रेस लाइन बोल दी। तो इसको AD का मतलब है एड्रेस और डेटा बस, ये 8 बिट का होगा। एड्रेस बस भी यहाँ पे 8 से 15 से कितना होगा, 8 बिट का होगा। ऑल टुगेदर ये कितने बिट का बना, 16 बिट का बना। तो ये एड्रेस बस से निकलेगा, तो क्या करेगा, एड्रेस बस से निकलेगा, ये प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस बस से निकला, इन दो बिट डेसिमल बस में आया। अब ये माइक्रो प्रोसेसर ये सिग्नल किसको भेजेगा, मेमोरी को। मेमोरी को भेजेगा एड्रेस, ये एड्रेस मेमोरी के पास भेज देगा। और कौन से उस पर भेजेगा, 2000 वाले नंबर पे। 2000 वाले नंबर पे जब पहुंचेगा वो बहुत सारी लोकेशंस में से 2000 को आइडेंटिफाई करेगा थ्रू एड्रेस बस, और उसके सामने जो इंस्ट्रक्शन होगा उसको लेकर आएगा। तो अब उसको लाने के लिए माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, एक सिग्नल जनरेट करेगा, रीड सिग्नल। वो रीड सिग्नल कहाँ से आएगा, टाइमिंग कंट्रोल ब्लॉक है, इसमें यहाँ पे देखिए रीड लिखा हुआ है, ये रीड है। इस रीड सिग्नल से क्या करेगा माइक्रो प्रोसेसर, वो एक सिग्नल जनरेट करेगा और 2000 वाले लोकेशन पे जो इंस्ट्रक्शन है उसको लेकर आएगा, फैच करेगा, पढ़ेगा। जब उसको फैच करेगा तो ये सिग्नल किसके थ्रू आएगा, वो सिग्नल आएगा डेटा बस के थ्रू। मेमोरी से जो आएगा रीड करके वो किसके थ्रू आएगा, डेटा बस के थ्रू। तो डेटा बस के थ्रू आएगा, तो डेटा बस कितने बिट का है, 8 बिट का। तो कौन सी वाली बिट लेगा, 0 से 7 वाली जो बिट है वो डेटा बस को असाइन है, यानी 0 से 7 जो होंगे, यानी 8 बिट का जो डेटा बस होगा वो इसी एड्रेस लाइन के थ्रू आ रहा है। यानी इस लाइन के थ्रू एड्रेस इंस्ट्रक्शन भी आ सकती है और एड्रेस भी, डेटा भी आ सकता है। और वो एड्रेस और डेटा जब आएगा इंस्ट्रक्शन लाइन के थ्रू तो इसी लाइन को हम लोग मल्टीप्लेक्स भी बोलते हैं, यानी इसमें दोनों काम होता है, मल्टीप्लेक्स भी। तो ये जब आया मेमोरी के पास तो ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जाएगा डेटा बस के थ्रू। माइक्रो प्रोसेसर के पास इस लाइन को आप देखिए क्या लिखा है, 8 बिट इंटरनल डेटा बस, यानी इसमें 8 बिट का जो डेटा बस आया उसको यहाँ पे वो यहाँ से मूव करेगा। अब माइक्रो प्रोसेसर जानता है कि वो यहाँ पे मेमोरी से इंस्ट्रक्शन ले रहा है या डेटा ले रहा है, इंस्ट्रक्शन ले रहा है या डेटा ले रहा है, वो माइक्रो प्रोसेसर ऑलरेडी जानता है। अगर डेटा ले रहा होता तो वो डेटा किधर आता, इस रजिस्टर के अंदर चला जाता है जो कि हम लोग के पास है यहाँ पे। लेकिन वो इंस्ट्रक्शन ले रहा है तो वो इसी लाइन से ट्रेवल करते करते किधर जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स के पास जाएगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है, एक आईआर रजिस्टर है, इसका नाम ही है स्पेशल पर्पस रजिस्टर, आई फॉर इंस्ट्रक्शन, आर फॉर रजिस्टर। यहाँ पे आके फैचिंग कंप्लीट होगी। फैचिंग के बाद क्या करना था, डिकोड करना था। माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, जो इंस्ट्रक्शन आया वो इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी किस फॉर्म में है, वो हम प्रोग्रामर ने जो इंस्ट्रक्शन दिया वो तो असेंबली लैंग्वेज में था। असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। मशीन लेवल लैंग्वेज का मतलब ऑप कोड में, यानी हर इंस्ट्रक्शन का एक अलग अलग ऑप कोड है। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हैं, उसमें से माइक्रो प्रोसेसर देखेगा, समझेगा कि ये कौन सी इंस्ट्रक्शन है, मुझे क्या परफॉर्म करना है। तो वहाँ पे क्या जाएगा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर सेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे उसको डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो किधर जाएगा, टाइमिंग एंड कंट्रोल डायग्राम में। और वो उसको वो टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट क्या करता है, पूरे माइक्रो प्रोसेसर को बताता है कि इसको क्या करना है। इंस्ट्रक्शन को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को भेजेगा, तो अगर एडिशन करना होगा तो ऐड करेगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा तो सब्ट्रैक्ट करेगा, या कोई और एग्जीक्यूशन करना होगा तो अलग अलग सिग्नल्स को अलग अलग जगह पे ये टाइमिंग कंट्रोल सिग्नल भेजता है। तो इस तरीके से एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट प्रोसेस करने के लिए पहले फैचिंग की जाती है, फिर डिकोडिंग की जाती है, फिर एग्जीक्यूशन किया जाता है। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। अब इसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब इन द मीन टाइम इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको याद बताई थी कि जब पहली इंस्ट्रक्शन यानी ये 2000 वाली इंस्ट्रक्शन जब ये फैच हुई होगी, फैच हुई होने के बाद ये जब डिकोड हो रहा होगा और एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तो डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन के बीच में प्रोग्राम काउंटर
जो कि खाली है वो ऑलरेडी क्या कर लेगा, इंक्रीमेंट कर देगा। ये एक स्टैक ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का, तो डिक्रीमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इंक्रीमेंट की। कितने बिट का है, 16 बिट का। यानी जो ये 2000 वाला एड्रेस था, ये 2000 वाला एड्रेस तो फैच हो गया। फैच होने के बाद डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन जब हो रहा होगा 2000 वाले का, तो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम काउंटर को एक नंबर ऐड कर दिया जाएगा। यानी अब प्रोग्राम काउंटर के पास कौन से नंबर होगा, 2001 नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, क्योंकि हमें सीरियली सबको एग्जीक्यूट कराना है। तो ऐसे करके प्रोग्राम काउंटर के पास ऑलरेडी हमेशा प्रोग्राम काउंटर को डिफाइन भी इसे करते हैं कि इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो प्रोग्राम काउंटर के पास हमेशा आगे वाली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अवेलेबल होगा। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, फेच नहीं किया, लेकिन उसका एड्रेस होगा कि कौन से मेमोरी से, कौन सा लोकेशन से वो कौन से इंस्ट्रक्शन को लेगा। अभी तक लिया नहीं होगा लेकिन लेगा, तो उसके लिए एक इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट का एक डेडिकेटेड चैनल प्रोवाइड यहाँ पे प्रोसेसर में किया गया है। अब इससे आगे हम लोग समझते हैं, जो कि मैंने कल वीडियो में बताया था, उसी से आगे अभी आगे दिया हुआ है। उसको आप देखिए कितना आसान आपको लगेगा, एक सेकंड में आपको समझेगा कि प्रोसेसर कितना आसान है। सो नेक्स्ट सेक्शन में आप देखें, जो इस आर्किटेक्चर का जो मेन सेक्शन है दैट इज टाइमिंग एंड कंट्रोल सेक्शन। ये टाइमिंग एंड कंट्रोल सेक्शन क्या करता है, ये कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है पूरे आर्किटेक्चर में। इसी टाइमिंग कंट्रोल सिग्नल से एक्यूमुलेटर के पास जाएगा सिग्नल, इंटरप्ट कंट्रोल के पास जाएगा, टेम्परेरी रजिस्टर्स के पास जाएगा, फ्लैग के पास जाएगा, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल के पास जाएगा, एएलयू के पास जाएगा, रजिस्टर्स के पास जाएगा। रजिस्टर्स को सेलेक्ट करना होगा तो यहाँ से होगा, कौन सा एड्रेस और कौन सा डेटा बस आ रहा है, वो कौन सा डेटा आएगा, किस लाइन सिस्टम बस से आएगा, वो सब टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल ही जनरेट करता है। इट्स जस्ट लाइक ए माइंड ऑफ ए आर्किटेक्चर। ये एक कंट्रोलर का, माइक्रो प्रोसेसर का एक तरीके से दिमाग है। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम लोगों के पास क्या है, दिमाग है एक। हमारा दिमाग जो है, माइंड जो है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो कोई भी काम हमें करना होता है, हम खाना खाएं, पानी पिए, कुछ भी करें, क्रिकेट खेलें, कुछ भी करें, तो हम लोग हाथ और पैर को मूव कराते हैं, लेकिन हमारे सिग्नल कहाँ से जनरेट होते हैं, दिमाग से जनरेट होते हैं। तो दिमाग अपने हाथ को बोलेगा कि आप ये पानी पीना, तो आप गिलास उठाओगे, पानी पी लोगे। आपको फुटबॉल खेलनी है, आपको किक मारनी है बॉल को देख के, तो सिग्नल जनरेट होगा, आपके माइंड से बोलेगा, आपके लेग के पास जाएगा कि बॉल आ रही है, उसको एनालिसिस करो और उसको किक मारो। क्रिकेट खेलना है तो आपको बॉल को देख के हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन ला के बॉल को हिट करना है बैट से। तो सब सिग्नल जनरेट कहाँ से होते हैं, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल से। तो ये दिमाग से। तो वही तरीके से इस आर्किटेक्चर में, किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर में, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल जो होता है वो उसका ब्रेन होता है, जो कि अलग अलग कंट्रोल सिग्नल्स या टाइमिंग जो जनरेट करता है और प्रोसेसर को बताता है कि आपको हर इंस्ट्रक्शन के साथ क्या क्या एग्जीक्यूट करना है, किसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। ओके, सो वंस फॉर द लास्ट टाइम क्या होता है, आपने फिर मैं एक बार रिवाइड करता हूँ कि प्रोग्राम काउंटर से जो एड्रेस निकला, वो एड्रेस बस से मेमोरी में गया, मेमोरी से डेटा को फैच किया गया, रीड सिग्नल ने डेटा को फैच किया, और डेटा बस से जब सिग्नल लेकर आया, वो सिग्नल किधर स्टोर हुआ, इस रजिस्टर में। रजिस्टर से सिग्नल डिकोड हुआ, इस इंस्ट्रक्शन यहाँ पे डिकोड हुआ, इंस्ट्रक्शन डिकोडर में जो डिकोड होने के बाद आया, तो सिग्नल वो इंस्ट्रक्शन किधर गया, इस टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल के लिए इनपुट क्या बना, इंस्ट्रक्शन। जहाँ से इंस्ट्रक्शन आया डिकोड होके, डिकोड होकर जब इंस्ट्रक्शन आया, तो वो अब क्या करेगा, ये सिग्नल कंट्रोल सिग्नल फैलाएगा सब जगह कि किसको क्या करना है। तो 90% जो प्रोसेसर में आप देखिएगा, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो जो एग्जीक्यूशंस होता है, वो ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कंपैरिजन, एनी अदर थिंग। जब हम इंस्ट्रक्शन सेट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग को समझ में आएगा कि एक से एक इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं जो कि हम लोग को ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है। तो आईडी के बाद, डिकोड होने के बाद जो सिग्नल, जो इनपुट मिला है टाइमिंग कंट्रोल सिग्नल को, वो इंस्ट्रक्शंस होता है, और इसका जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, सिग्नल्स होते हैं। वो अलग अलग सिग्नल जनरेट करता है। तो अभी हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक इंस्ट्रक्शन का, कि हम लोग कैसे एडिशन को परफॉर्म करते हैं या सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं इस एएलयू के थ्रू। अब ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। इसका अगर आप आर्किटेक्चर में देखो, ये ब्लॉक है, ये स्क्वायर भी है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, एक ट्रायंगल शेप का अंदर शेप है। तो इसका कुछ सिग्निफिकेंट है, ये ऐसे नहीं बना दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि ऐसे जो दिया हुआ है एएलयू को,
इसमें ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है इसका मतलब है कि यहाँ पे इनपुट आएंगे और यहाँ से निकलेगा आउटपुट हमेशा, यानी यहाँ पे होंगे ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स मतलब इनपुट, यहाँ पे निकलेगा आपको रिजल्ट यानी क्या आउटपुट मिलेगा, और यहाँ पे होगा उसका ऑपरेशन, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, जो करना है। से फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो 4 यहाँ पे गया, 2 यहाँ पे गया, ये दो ऑपरेंड्स बने यानी इनपुट बने, रिजल्ट कहाँ मिला, यहाँ पे मिला इस लाइन पे, और ऑपरेशन क्या था आपका प्लस, तो आपने यहाँ पे प्लस कर लिया। तो ये इसका एक सिग्निफिकेंट है। अब इसको बाय हार्ट नहीं करना है। क्या होता है जब आर्किटेक्चर बनाते हैं तो ये लाइन्स जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो कुछ जो क्या होता है कि हम इसको रिवर्स बना देते हैं। जब रिवर्स बना देंगे तो सिस्टम में आपका डायग्राम ही गलत हो जाएगा। ये लाइन हमेशा ALU से जो ये आखिरी सिंगल लाइन निकलेगी वो हमेशा रिजल्ट बताएगा। आप ऐसा थोड़ी होता है पहले रिजल्ट देखते हैं और इनपुट फिर बाद में डिसाइड करते हैं, ऐसा नहीं होता है। हमेशा हमेशा क्या होता है कि आप इनपुट देते हैं, वो इनपुट से आपको रिजल्ट मिलता है, तो ये एरो हमेशा यहाँ नहीं होगा, ये एरो किधर होगा, आउटसाइड, बाहर की तरफ, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो हर चीज़ का एक सिग्निफिकेंट है, उसको रटना नहीं है, समझना है। अब इस आर्किटेक्चर में आप देखो, वंस फॉर ए वाइल अपने जहन में ये बात बिठा लो। मैंने आपको इनिशियली बताया था कि हमारे पास 7 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। 7 जनरल पर्पस रजिस्टर कौन से हैं? बी है, बी के साथ आप देखोगे सी दिया हुआ है, डी के साथ ई दिया हुआ है, और एच के साथ एल दिया हुआ है। ये 3 2 2 4 2 6 ये हुए, और एक जनरल पर्पस रजिस्टर क्या बताया, ए। यानी ए अलग है लेकिन वो उसको हम यूज़ कर सकते हैं, और बी सी पेयर में है, डी ई पेयर में, एच एल पेयर में है। यानी ये लोग पेयर के साथ भी हो सकता है, इंडिविजुअली भी यूज़ हो सकता है, और ये अलग से यूज़ हो सकता है। तो ए इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स इन 8085 आर्किटेक्चर। कुछ भी होगा, ए को तो आपको यूज़ करना ही है, इस चीज़ को अपने जहन में आप बिठा लीजिए। से फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे दो नंबर को ऐड करना हो, जैसे मैंने अभी लिया 4 + 2, आप जानते हैं 4 + 2 की वैल्यू क्या है, 6 है। तो अब आप जब 4 + 2 वैल्यू लिखोगे तो आपको रजिस्टर्स चाहिए ना डेटा को स्टोर करने के लिए। रजिस्टर का काम ही है बिट्स को, डेटा को स्टोर करना 8 बिट की फॉर्म में। तो एक नंबर जो आप स्टोर करोगे पहला वाला, वो हमेशा रजिस्टर ए में ही करोगे। जो फर्स्ट नंबर स्टोर करोगे हमेशा वो रजिस्टर ए में ही करोगे, उसको हम लोग छोड़ना नहीं है। सेकंड नंबर जो होगा उसको आप रजिस्टर बी में करो, सी में करो, डी में करो, ई में करो, एच में करो, एल में करो, किसी में भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो पहला नंबर होगा जिसको रजिस्टर में स्टोर करना होगा वो हमेशा किधर होगा, रजिस्टर ए में स्टोर करना होगा। अब जब ऐड करेंगे, ए को ए में किया, दूसरे को मान लो हम लोग बी में कर देते हैं, तो इसको ए और बी को ऐड करने के लिए हम लोग को इंस्ट्रक्शन देने होंगे माइक्रो प्रोसेसर को। तो वो जो इंस्ट्रक्शन देता है माइक्रो प्रोसेसर को, हम किस लैंग्वेज में देते हैं, असेंबली लेवल लैंग्वेज में। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, असेंबली लेवल लैंग्वेज में हम देते हैं। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज में पहले इंस्ट्रक्शन से अगर मैं बोल दूं तो वो क्या होनी चाहिए, दो नंबर को ऐड करने के लिए, तो ये असेंबली लेवल लैंग्वेज में हम लोग इसको लिखते हैं। सो अब अगर देखो मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ, असेंबली लेवल लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ ऐड, दो इंस्ट्रक्शन को, दो नंबर को ऐड करना है, 4 2 को, मैं लिखता हूँ ऐड। तो सिर्फ ऐड लिखने से काम चलेगा? मान लीजिए कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, तो प्रोग्रामिंग करते हुए मैं अगर लिख देता हूँ कि आपको दो नंबर को ऐड करना है, तो सिर्फ मैं प्लस का साइन बना देता हूँ, तो दो नंबर तो क्या आपको सी लैंग्वेज में वो ऐड कर देगा? नहीं, आपको उसको वेरिएबल तो साइन करने होंगे ना, तो उसके ऑपरेंड्स क्या होंगे कि दो नंबर ए है या बी है, दूसरा ए और बी है तो उसकी वैल्यू किधर स्टोर होगी, कोई तीसरा नंबर होगा सी, तब तो वो काम करेगा। तो ये सिर्फ ऐड लिखने से, जैसे यहाँ पे सिर्फ ऐड लिखने से सी लेवल लैंग्वेज में काम नहीं होता था, सिमिलरली यहाँ पे भी असेंबली लेवल लैंग्वेज में भी सिर्फ ऐड लिखने से काम नहीं होगा, हम लोग को बताना होगा। तो हमें ऐड क्या करना है, हम लोग बोलते हैं से ऐड ए कॉमा बी। मैंने बोला प्रोसेसर को एक इंस्ट्रक्शन दिया कि ऐड करो दो नंबर्स को, और उन नंबर की वैल्यूज कौन से रजिस्टर में स्टोर्ड है, ए रजिस्टर में स्टोर्ड है और बी में रजिस्टर में स्टोर्ड है। तो जब उन दोनों का सम होगा तो उसका आंसर जो मिलना चाहिए, वो आंसर मुझे किधर मिलना चाहिए, रिजल्ट ए में ही मिलना चाहिए। ये मैंने इंस्ट्रक्शन दिया। तो क्या हम जब ऐसा इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो ये प्रोसेस करेगा इसमें, तो इससे ये इंस्ट्रक्शन क्लियर हुआ। लेकिन हम इसको इस तरीके से 8085 में नहीं लिखते हैं, तरीका यही है लेकिन ऐसे लिखा नहीं जाता है। अब हम लिखते कैसे हैं, मैं सिर्फ लिखूंगा इसको, एक्चुअली हम लोग कैसे लिखेंगे इसको,
ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे सिर्फ ऐड बी। सिर्फ मैंने इंस्ट्रक्शन दिया ऐड बी, तो ऐड बी बोलने से क्या हुआ और क्या नहीं हुआ ये समझिए। जब ऐड बी बोला तो ऐड बी बोलने से क्या चीज़ नहीं बताई मैंने प्रोसेसर को। प्रोसेसर को ये नहीं बताया, यानी प्रोसेसर को क्या पता है कि एक इंस्ट्रक्शन यानी एक जो वैल्यू जो सेट है, मान लो 2 नंबर, वो ऐड है किसमें, वो किसमें स्टोर किया, बी रजिस्टर में स्टोर किया। तो दूसरा नंबर किधर स्टोर किया होगा ये हम बोलते नहीं है। 8085 में ये फिक्स है कि जो दूसरा नंबर होगा वो हमेशा किधर स्टोर होगा, हो रहा होगा, वो अगर बी है तो दूसरा नंबर किधर स्टोर हो रहा होगा, ए के अंदर स्टोर हो रहा होगा, और उसकी वैल्यू हम लोग क्या असाइन कर रहे हैं उसको, 4। और जो रिजल्ट आएगा ए और बी में जो ऐड होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो ऑटोमेटिकली किधर चला जाएगा, ए के अंदर ही चला जाएगा रिजल्ट में। तो ये क्या चीज़ है, ये फिक्स है 8085 में कि ए रजिस्टर में ही पहला जो रजिस्टर होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट आपने ए को ही मानना है, उसमें डेटा जाएगा ही। दूसरा रजिस्टर बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, एच हो, एल हो, कोई भी डेटा हो उस रजिस्टर में आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद अगर आप ऐड करोगे तो जो उसकी वैल्यू होगी वो मूव करके किधर जाएगी, दोबारा ए रजिस्टर में ही जानी चाहिए और कहीं नहीं जानी चाहिए। ये रूल है 8085 का, इसको ध्यान में रखिए। अब आप ये बताइए, माइक्रो प्रोसेसर 8085 में ये ध्यान रखिए कि पहला जो ऑपरेंड होगा कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन के लिए, लॉजिकल ऑपरेशन में एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, तो ये ऑपरेंड हुआ, ये ऑपरेशन हुआ, तो पहला जो ऑपरेंड होगा वो हमेशा 8085 में क्या होगा, ए होगा। दूसरा ऑपरेंड जो होगा वो बी, सी, डी कुछ भी हो सकता है, तो इस केस में हमने क्या माना था, बी माना था, तो ये बी होगा। जो इसकी वैल्यू स्टोर्ड होगी, जो आंसर आएगा स्टोर्ड होके, वो किस में स्टोर्ड होगा, वो वापस स्टोर्ड होगा किस में, ए के अंदर। ये बात फिक्स है कि आपके जो वैल्यूज होंगी वो हमेशा किधर स्टोर्ड होंगी, ए के अंदर स्टोर्ड होगी। तो ये ऐसे ना लिख के बाय डिफॉल्ट हम लोग लिख देते हैं इसको ऐड बी, यानी अंडरस्टूड है कि पहला ऑपरेंड ए होगा, दूसरा ऑपरेंड बी होगा रजिस्टर, और उन दोनों की वैल्यू जब जुड़ेंगी तो आंसर डायरेक्टली किधर जाएगा, ए के अंदर। एम आई क्लियर? सो अब अगर क्लियर है तो आप सोचिए, अगर मैं लिखता हूं ऐड सी, ऐड डी, ऐड ई, तो इस केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट केस को देखें, अगर ऐड सी लिखा तो क्या हो रहा होगा कि ऐड सी में सी, तो ऐड सी में पहला ऑपरेंड क्या होगा, ऑब्वियस ए होगा, ए होगा, ऐड हुआ, दूसरा ऑपरेंड क्या बना, सी बना, वैल्यू किधर स्टोर्ड हुई, जाके ए के अंदर स्टोर्ड हुई। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट फंक्शन हमने दोबारा दी ऐड डी। ऐड डी जब दिया तो अब ये जो स्टोर्ड वैल्यू था, यानी अब जो ए के अंदर वैल्यू है वो ये वाली होगी, पहली वाली जो आउटपुट आया पहले वाले का, क्योंकि इंस्ट्रक्शन तो सीरियली एग्जीक्यूट होगा। तो यानी मान लो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, तो अब ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 2। तो अब यहाँ पे ऐड डी का मतलब क्या हुआ कि पहला ऑपरेंड क्या बना, ए, फिर क्या हुआ, डी हुआ, फिर आंसर किस में जाएगा, ए में जाएगा। तो अगर इसको देखें, ए की वैल्यू अब क्या हो चुकी थी 2, डी की वैल्यू मान लो मैंने फिर क्या ली थी 2, तो 2 2 कितना हो गया, ए की वैल्यू अभी 4 4। इस थर्ड एग्जीक्यूशन में क्या हो रहा है कि पहला ऑपरेंड अगेन ए बनेगा, सेकेंड ऑपरेंड ई बनेगा, और इसका आंसर फिर ए में स्टोर्ड होगा। तो ए की वैल्यू क्या हो गई थी एट डी के अंदर 4, यहाँ पे 4 हो चुका होगा, यहाँ पे प्लस हुआ, फिर डी की वैल्यू, ई की वैल्यू से सपोज मैंने 1 मान ली, तो 4 + 1 बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। तो अभी जो एट प्रेजेंट एक्यूमुलेटर की वैल्यू हुई आफ्टर ऑपरेशन ई, वो क्या हुआ, ए हुआ। सो दिस इज हाउ 8085 माइक्रो प्रोसेसर में आपका ये रूल है, इसको याद रखिए कि पहला जो ऑपरेंड होगा यानी जो वैल्यू सेव होगी वो हमेशा रजिस्टर ए में होगी। दूसरा ऑपरेंड कुछ भी हो सकता है जो हम प्रोग्रामर यूज करते हैं, और फाइनली जो आउटसर जाएगा लौट के वो हमेशा किस में जाएगा, ए के अंदर ही जाएगा। इज दैट क्लियर? ये पहली इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताई है। अब ऐसे ही आप सब्ट्रैक्ट का कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करना होगा तो सब्ट्रैक्ट में पहला ऑपरेंड किसका होगा, ए का होगा, दूसरा ऑपरेंड किसका होगा, कोई भी रजिस्टर होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, वैल्यू किधर जाएगा, दोबारा ए के अंदर जाएगा। अंडरस्टूड? तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं सब सब्ट्रैक्ट बी, सब्ट्रैक्ट सी, सब डी, सब ई। एम आई क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब आप इन इंस्ट्रक्शन में एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए,
पहले ए की वैल्यू 2 थी, फिर उसने अगली बिट में वैल्यू को 4 हो गया, फिर उसने 5 कर दिया, तो फाइनली सारी वैल्यूज इस ए के अंदर आके जमा हो गई। तो ए के अंदर फाइनल जो रिजल्ट आता है वो ए के अंदर आके जमा हो जाता है। जमा होने को, इंटीग्रेट होने को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेट कर लेता है। यानी ए क्या करता है, सारे डेटा को अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेता है। तो ए जब सब डेटा को अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेता है, तो इसलिए ए रजिस्टर का नाम होता है एक्यूमुलेटर। ए रजिस्टर स्टैंड फॉर एक्यूमुलेटर, या एक्यूमुलेटर का मतलब जो सबको एक साथ ग्रैंड करके टोटल उसको अपने पास रख ले। अगर मैं ऐड कर रहा हूँ इस केस में, यानी ए फॉर एक्यूमुलेटर नहीं होता, मतलब इसका है कि वो एक्यूमुलेट करेगा, यानी सारे डेटा को अपने साथ लेकर आएगा। जितने भी सब्सट्रैक्शन होंगे या जो भी कुछ होगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, वो सब चेंज होके फाइनली किधर जाएगा, ए के अंदर जाएगा, इसलिए वो सबको अपने अंदर रखेगा, इसलिए नाम पड़ा एक्यूमुलेटर। क्लियर? अब ये इंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको बताया, इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। से आपको दो नंबर को ऐड करना है, तो मेरे पास दो नंबर हैं, मैं बोलता हूँ कि एक नंबर है मेरे पास 404 और एक नंबर है 02। तो 04 को मैंने स्टोर किया ए में, 02 को स्टोर किया बी में। अब मैंने क्या करना है, इसको ऐड करना है। मैं लिख देता हूँ ऐड बी। जब ऐड बी मैंने लिखा, तो ऐड बी का मतलब क्या हुआ कि जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, ऐड होगा। तो पहला जो आपका रजिस्टर होगा वो ऑलवेज क्या होगा, ए होगा, ए के साथ ऐड होगा ऑपरेशन। और दूसरा रजिस्टर क्या है आपका, बी होगा, और जो रिजल्ट स्टोर्ड होगा उसका वो किस में स्टोर्ड होगा, ए में स्टोर्ड होगा। अब इस वैल्यू को हम, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से समझते हैं, इस आर्किटेक्चर के डायग्राम से। तो यहाँ पे ए एल यू आपको दिया हुआ है। ए एल यू के पास, ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये ब्लॉक, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का भी मतलब है कि यहाँ पे दो इनपुट आएंगे इसके। ये जो इनपुट आएंगे, ये एक इनपुट यहाँ पे आएगा, एक इनपुट आएगा। अभी डायग्राम से आपको देख के कोई भी समझ जाएगा कि एएलयू में जो इनपुट आ रहे हैं, वो एक इनपुट तो हमेशा कहाँ से आ रहा है, ए रजिस्टर से आ रहा है, एक्यूमुलेटर से। और दूसरा इनपुट कहाँ से आ रहा है, टेम्पररी से आ रहा है। टेम्पररी का मतलब क्या होता है, जो परमानेंट नहीं होता, यानी ये वाला इनपुट चेंज होता रहेगा। ये वाला इनपुट कौन सा हो सकता है, ये बी भी हो सकता है, बी रजिस्टर से भी आ सकता है, क्योंकि ये लाइन कहाँ से मिली हुई है, रजिस्टर से मिली हुई है। बी से भी आ सकता है, सी से भी आ सकता है, डी से भी आ सकता है, ई से भी आ सकता है, एच से भी आ सकता है, एल से भी आ सकता है, क्योंकि यही रजिस्टर आपको गिवन है। बाकी और रजिस्टर्स आपके पास गिवन नहीं है, डब्ल्यू जेड आपको गिवन नहीं है, एस पी आपको गिवन नहीं है, पीसी आपको गिवन नहीं है, ये सब आपको गिवन नहीं है। आपके पास 7 जनरल पर्पज रजिस्टर है प्रोग्रामिंग के लिए, डेटा को डालने के लिए, स्टोर कराने के लिए, बी सी डी ई एच एल। तो टेम्परेरी रजिस्टर में बी सी डी ई एच एल के पास से आपको रजिस्टर, आप डेटा जब देंगे बाहर से, तो वो टेम्परेरी रजिस्टर में आएगा एएलयू के पास। और एक रजिस्टर जो है वो आपका हमेशा वैल्यू फिक्स रहेगा 8085 में, दैट इज ए। यू गॉट माई पॉइंट? ये क्लियर है पॉइंट? इसको हमेशा ध्यान में रखिए कि ए के अंदर ए की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। तो अब से पहला ऑपरेंड मैंने ए को कितनी वैल्यू दी थी, 4, यहाँ पे आ गया 04। अब दूसरा वैल्यू बी में, बी को मैंने कितना दिया, 2, तो बी को 2 दिया, तो यहाँ पे क्या गया 02 इस वाले रजिस्टर में। अब यहाँ से 4 आया, ये 4 तो यहाँ पे गया। अब ये 02 है, ये 02 यहाँ से जाएगा किधर, इस 8 बिट इंटरनल डेटा बस के थ्रू आ रहा है। ये 8 बिट का 02 मतलब हेक्साडेसिमल में, 02 को हेक्साडेसिमल कैसे लिखोगे, 00000010। ये इस 8 बिट इंटरनल डेटा बस से आएगा, इधर जाएगा नहीं जाएगा, वो किधर जाएगा, टेम्परेरी रजिस्टर में जाएगा। टेम्परेरी रजिस्टर में जाके यहाँ से आएगा 02, इस सेव होके इस अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन के अंदर आएगा। यहाँ से मिलेगा आपको 02, यहाँ से मिलेगा आपको 04, यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करेगा। रिजल्ट कहाँ पे डिस्प्ले होगा, इस लाइन के थ्रू होगा 06। ये किस फॉर्म में जाएंगे, बाइनरी फॉर्म में, 8 बिट के बाइनरी फॉर्म में। ये मैंने डेसिमल में लिखा है, ये हेक्साडेसिमल में है, उसको कन्वर्ट करोगे तो आपको इस 8 बिट सीरीज मिलेगी। वो इस बस के थ्रू किधर जाएगा, अगेन 8 बिट इंटरनल बस के थ्रू जाएगा। 8 बिट इंटरनल बस के थ्रू डेटा किधर स्टोर होना है, दोबारा ए के अंदर, तो जाके दोबारा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो देखो ये बाई डायरेक्शनल भी बना हुआ है, ये डेटा लेता भी है, डेटा देता भी है, यहाँ से स्टोर भी हो रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू 4 थी, अभी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्लियर? अब इसी चीज़ को शुरुआत से मैं आपको एक बार पूछता हूँ, तो उसको देखिए कैसे हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं शुरुआत से, फैचिंग के थ्रू से प्रोसेसर के। मैंने आपको एक इंस्ट्रक्शन है, ये क्या है, ऐड बी, इट्स एन इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन कहाँ सेव होती है, ये मेमोरीज में सेव होती है। जैसे स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया था, प्रोग्राम काउंटर और वो वाला मेमोरी वाला, तो उसको अगर मैं एक बार बना दूँ तो आपको जहन में होना चाहिए कि ये पीसी था, प्रोग्राम काउंटर, ये प्रोग्राम काउंटर के साथ
ये हुआ प्रोग्राम काउंटर। यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर के अंदर आपके क्या था, एक IR था, एक ID था। IR इंस्ट्रक्शन और ये ID, ये एक माइक्रो प्रोसेसर है। और ये क्या था, मेमोरी था। तो मेमोरी में मैंने आपको बताया था बहुत सारे एड्रेस होते हैं। यहाँ पे 16 बिट का एड्रेस होंगे और यहाँ पे 16, यहाँ पे उसकी इंस्ट्रक्शंस होंगी। तो सपोज़ ये 1000 है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड B। यहाँ पे 1001 है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड C। यहाँ पे ऐसे कर करके बहुत सारी इंस्ट्रक्शन है और अलग अलग बहुत सारे लोकेशन है और बहुत सारी इंस्ट्रक्शन है। तो अब हमने ऐड B दिया। ऐड B में हमने A को क्या वैल्यू असाइन की थी, A को हमने 4 वैल्यू असाइन की थी और B को क्या वैल्यू असाइन की थी, B को 2 वैल्यू असाइन की थी। और ऐड होकर वैल्यू किधर गई थी, दोबारा A में गई थी फाइनली। यही मैंने आपको बताया था। अब इसको स्टार्टिंग से देखते हैं फैचिंग के थ्रू कैसे हम लोग करते हैं। कि ये ऐड B इज़ व्हाट, इट्स एन इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर होती है, मेमोरी में स्टोर होती है। मेमोरी में क्या है, अलग अलग लोकेशन में। तो माइक्रो प्रोसेसर के पास लोकेशन में, तो पीसी के पास प्रोग्राम काउंटर के पास ऐड B का क्या होगा, एड्रेस होगा। क्योंकि प्रोग्राम काउंटर के बारे में मैंने क्या बताया कि हमेशा प्रोग्राम काउंटर के पास इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा। तो आगे के लिए तो जो इंस्ट्रक्शन हमें एग्जीक्यूट करनी है उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस इस प्रोग्राम काउंटर के पास होगा यहाँ पे। तो ये प्रोग्राम काउंटर के पास जो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा वो इंस्ट्रक्शन किधर निकलेंगे, एड्रेस बस के थ्रू जाएगी। एड्रेस बस के थ्रू किधर जाएगी, माइक्रो प्रोसेसर के पास। पूछेगा, माइक्रो प्रोसेसर बोलेगा कि वो एड्रेस मुझे इंस्ट्रक्शन लानी है, तो उस प्रोग्राम काउंटर के पास एड्रेस बस के थ्रू पहुँचेगा यहाँ पे। तो यहाँ से माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस बस के थ्रू ये एड्रेस भेजेगा 1000 वाला इस इंस्ट्रक्शन को फैच करने के लिए। तो ये किधर से जाएगा, एड्रेस बस के थ्रू जाएगा। एड्रेस बस के गया, दो पार्ट में स्प्लिट हुआ। एड्रेस बस के थ्रू किधर गया, माइक्रो मेमोरी के पास। मेमोरी से अब डेटा को लेकर आएगा, फैच करेगा। तो क्या एक रीड सिग्नल भेजेगा कंट्रोल रेट सिग्नल से। तो रीड करने के बाद पता चलेगा यहाँ से कि उसने रीड किया कंट्रोल सिग्नल से। तो उसने रीड किया कि उसके पास क्या है, ऐड B करना है। ऐड B को लेकर आएगा किधर, डेटा बस के थ्रू। डेटा बस के थ्रू जब लेकर आएगा तो किधर लेकर आएगा, ID के पास। तो ऐड डेटा बस से आया यहाँ पे, यहाँ पे डेटा बस से आया तो ये सिग्नल किधर गया, एड्रेस भी इसी बस से आता है, डेटा भी इसी बस से आता है। वो किधर गया, 8 बिट इंटरनल बस में गया। 8 बिट इंटरनल बस में गया तो किधर आया, IR के पास आया। IR क्या, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या आया उसके पास, इंस्ट्रक्शन कौन सी आई, ऐड B आई। जब ऐड B आया तो अब माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, उसको समझेगा क्योंकि वो तो इंस्ट्रक्शन ऐड B आया। अब समझेगा क्या करेगा, इसको डिकोड करेगा। डिकोड कर, क्योंकि जो असेंबलर, ये असेंबली लैंग्वेज में है, असेंबलर उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। तो जो यहाँ माइक्रो प्रोसेसर को मिला, हमने जो दिया वो ऐड भी लिखा, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर को जो इंस्ट्रक्शन मिला वो किस फॉर्म में मिला, 10101110 फॉर्म में मिला। तो ये क्या करेगा, इसको डिकोड करेगा कि हमें करना क्या है। डिकोड करने के लिए क्या करेगा, डिकोड करने के बाद वो सिग्नल भेजेगा किसको एग्जीक्यूट करने के लिए, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल के पास। टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल के पास क्या है, वो क्या बोलेगा, उसके पास A है नहीं है, B है नहीं है, प्लस है नहीं है। वो क्या करेगा, वो A को बोलेगा चलो अपना नंबर लेकर आओ। तो वो A नंबर लेकर आएगा, A की वैल्यू लेकर आएगा 4, वो 4 यहाँ पे आ जाएगा। फिर वो बोलेगा B को, B कहाँ है, ये एक सिग्नल भेजेगा किसको, रजिस्टर सेलेक्ट के पास सिग्नल भेजेगा। एक सिग्नल इसको भेजेगा, वहाँ से B को बोलेगा जो 2 नंबर सेव हुआ उसको लेकर आओ। तो B यहाँ से 2 निकलेगा, टेम्परेरी रजिस्टर से 2 नंबर यहाँ पे आएगा। ALU को बोलेगा इन दोनों को ऐड करो, टाइमिंग कंट्रोल सिग्नल। तो जब ऐड करेगा तो रिजल्ट आएगा 6। तो 6 को बोलेगा कि जाओ तुम दोबारा किधर सेव होना है, A के पास। तो A के पास जाएगा, यहाँ पे सेव हो जाएगा। सो दिस इज हाउ एन इंस्ट्रक्शन जो है, एक इंस्ट्रक्शन ऐसे एग्जीक्यूट होता है। अब जब ये फैचिंग, जब यहाँ पे फैच होने के बाद डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन हो रहा होगा, उस टाइम प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट कर लेगा एक वैल्यू को। यानी उसके पास पहले 1000 था, अब उसके पास कौन सा एड्रेस आ चुका होगा, 1000 की जगह कौन सा आ जा चुका होगा, 1001 आ जाएगा। 1001 इंस्ट्रक्शन वो लोकेशन को वो रीड कर लेगा कि यहाँ से अब मुझे इंस्ट्रक्शन लेना है अगला। अंडरस्टूड। सो दिस इज हाउ एक इंस्ट्रक्शन किस तरीके से काम करती है। तो ऐसे करके एक एक इंस्ट्रक्शन को जब लिया जाता है तो माइक्रो प्रोसेसर पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेता है। सो फाइनली अब आपको पता चला कि टेम्प रजिस्टर को अगर डिफाइन करें तो हम लोग क्या करेंगे, ये होल्ड करता है सेकंड रजिस्टर्स की वैल्यू को टेम्परली। फर्स्ट रजिस्टर में ऑलवेज क्या रहेगा, A रहेगा, वो फिक्स है, वो A हमेशा ALU को वो अपनी वैल्यू देगा। टेम्प रजिस्टर का क्या काम क्या होगा, टू होल्ड द वैल्यू ऑफ द सेकंड रजिस्टर। सेकंड रजिस्टर कहाँ से आएगा, वो इस रजिस्टर सेलेक्ट से आएगा। वो B हो सकता है, C हो सकता है, D हो सकता है, E हो सकता है, H हो सकता है, L हो सकता है। तो वो होल्ड करता है किसी सेकंड रजिस्टर की वैल्यू को, सेकंड ऑपरेंड्स की वैल्यू को टेम्परली। ओके, अब एक्यूमुलेटर हो गया, टेम्प रजिस्टर हो गया, 8 बिट का डेटा है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, IR बता दिया था, ID बता दिया था,
एड्रेस बफर, एड्रेस डेटा बता चुका है, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल के बारे में बता चुके हैं। अब क्या बचा है? फ्लैग बचा है। फ्लैग जो है ये भी एक तरीके का रजिस्टर है, और ये फ्लैग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत यूज़ होता है इन द पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। और ये आगे जाएंगे तो फ्लैग्स को हम लोग और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए हम लोग इसको इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो सिस्टम बसेज हैं उनके एरोस किस डायरेक्शन में है, क्यों है, उसके बारे में स्टडी करेंगे, फ्लैग्स के बारे में स्टडी करेंगे, और फाइनली जो एक पॉइंट बचा है इसके बाद स्टैक पॉइंटर SP, उसके बारे में स्टडी करेंगे। आई होप you enjoyed this session. If you like, do subscribe my channel and hit the like the button and click the like button. Thank you very much.